कि वो भी एक दफ़ा चीज़ हो जाए। और मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा जब मेरी स्क्रीन विजिबल हो जाए तो। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को? चलें ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन टू एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है हमारे पास, और हम एफिलिएट मार्केटिंग किस किस मेथड से कर सकते हैं, और हम उसमें से कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ये लेट्स सपोज कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक सेलर, कोई एक मैन्युफैक्चरर या कोई एक कंपनी कोई चीज़ बनाती है, कोई सर्विस बेचती है या कोई टास्क करके देती है जिसके अगेंस्ट वो चार्ज करती है, ठीक है। वो प्रोडक्ट आपकी अपनी नहीं होगी, किसी और की प्रोडक्ट होगी, लेकिन उसके ऊपर एक ऑफर दी जाती है आपको कि अगर आप ये प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं या आप ये सर्विस सेल आउट करते हैं तो आपको उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक सर्टेन अमाउंट का कमीशन दिया जाएगा। इस कमीशन को, इस मार्केटिंग मेथड को एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, ईच एंड एवरी ब्रांड, जिसमें नाइकी, एडिडास, शीन और आप जो मर्जी ब्रांड देख लें, उसमें आपको एफिलिएट का पार्ट जो है सेक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग करने के कुछ कॉमन मेथड्स क्या क्या हैं जो लोग यूज कर रहे होते हैं। आप लोगों में से जो जो भी इंस्टाग्राम यूज करता होगा, जो यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह को कॉमनली देखता होगा, उस वो इस बात से ज़रूर वाकिफ़ होगा कि अक्सर हमारे पास कुछ वीडियोज़ वगैरह आती हैं, जिसमें वो किसी प्रोडक्ट के काफ़ी सारी बेनिफिट्स बता रहा होता है और प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक हो गया? अब वो उस प्रोडक्ट के बाद, उस सारी वीडियो के बाद, सारी चीज़ के बाद एंड पे कह रहे होते हैं कि प्रोडक्ट को बाय करने का लिंक हमारे बायो में है या हमारे डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट्स में है, तो वो कहीं न कहीं पे उसका लिंक दे देते हैं। अब वो लिंक जो होता है वो उसका एफ़िलिएट लिंक होता है। अब एफिलिएट लिंक से क्या होता है, हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, जाते हैं उस प्रोडक्ट को इधर हम बाय कर लेते हैं, वो नहीं तो हम कुछ और बाय कर लेते होते हैं उसके लिए। अब इस मेथड को एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है, ठीक है। वो हम इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, वो हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं, वो हम ईमेल न्यूज़लेटर से भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास व्हाट्सएप का बहुत बड़ा डाटा सेट है तो हम व्हाट्सएप डाटा सेट से भी कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल से कर सकते हैं, अपने दोस्तों के थ्रू करवा सकते हैं। यानी कि हम लोग प्रोडक्ट रेफर कर रहे होंगे, प्रोडक्ट रेफर करके उसके ऊपर सेल कमीशन ले रहे होंगे, उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझे बता दे, वरना मैं आगे चलता हूँ। वॉइस में बोल दें यहाँ पे प्लीज। चलें फिर हम आगे चल रहे हैं। अब एक चीज हमने लास्ट यहाँ पे मेंशन की हुई थी, एफिलिएट वाया वेबसाइट। अब हर एक प्लेटफॉर्म के अपने प्रोज और अपने कॉन्स होते हैं कि हम जिसको चूज कर रहे होते हैं उससे हम किस प्लेटफॉर्म से एफिलिएट करना चाह रहे होंगे, किस प्रोडक्ट के थ्रू हम जाना चाह रहे होंगे, किस मेथड के थ्रू हम जाना चाह रहे होंगे। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज अगर हम यूट्यूब ट्राई करते हैं या सोशल मीडिया ट्राई करते हैं, सोशल मीडिया से शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं। हमारे पास सोशल मीडिया जिस तरह के फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सारे मेथड्स हम यहाँ पे अपने वीडियोस वगैरह बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, अपलोड करते हैं, उनकी अच्छी एसईओ करते हैं। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रीच होती है और हम वहाँ से सेल अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। ये अच्छा मेथड है, ईज़ी है, क्विक है और आपको जल्दी इसमें से कमीशंस वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। बस इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि जब भी हम एफिलिएट वाया सोशल मीडिया कर रहे होते हैं, तो जब तक वो पोस्ट लाइव रहेगी, तब तक तो वो हमारा काम रहेगा। यानी कि आपने भी अगर देखा हो, आप कोई पोस्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन तक हमें उसमें से कोई ना कोई एंगेजमेंट मिलती है, उसके नीचे कमेंट्स और लाइक्स वगैरह आते हैं। उसके बाद हमारे पास उसके लाइक्स या उसके कमेंट्स वगैरह नहीं आते हैं, वो बस हो जाती हैं। यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस टाइम होता है, वो खत्म हो जाता है। तो सोशल मीडिया जितने भी हैं, सिवाय यूट्यूब के, उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, जितनी देर के लिए वो परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हमारे पास उसके ऊपर कोई एंगेजमेंट नहीं होती है। तो अगर हम बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और उसके बाद भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमेशा के लिए है, तो वो हमेशा के लिए नहीं है। जितनी मेहनत आपकी आज लग रही है, उतनी ही मेहनत कल आपकी दोबारा कल लगेगी जब आप अगली वीडियो बनाने लगेंगे। और आपको हमेशा ये कंटिन्यू करते रखना पड़ेगा। कोई ऐसा पॉइंट एक्सपेक्टेड नहीं है जहाँ पे आप एक वीडियो डालेंगे और
अगले 10 दिन तक 20 दिन तक उसी पे आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। बहुत रेयर चांसेस में कोई वीडियो होती है आपकी जो 2 हफ्ते हफ्ते तक स्टैंड करती है, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। जबकि हमारे पास ईमेल न्यूज़लेटर में क्या होता है, अगर लेट्स सपोज मैंने बहुत बड़ी ईमेल न्यूज़लेटर इकट्ठी करके रखी हुई है कहीं से, तो मैं वहां पे कोई प्रोडक्ट डालता हूँ और उसकी एफिलिएट उस ईमेल के अंदर लिखता हूँ, कोल्ड ईमेल है, और वहां पे उसको मैं सेंड आउट कर देता हूँ। अब ईमेल का ड्रॉबैक क्या है कि ईमेल बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 6 to 7% लोग हैं जो कि ईमेल्स खोलते हैं, रेगुलर बेसिस पर ईमेल्स पढ़ते हैं। अगर हम यूएस यूके वाली साइड पे देखें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली यही नंबर 30 to 35 के बीच में आ जाता होता है, जो कि लोग ईमेल खोलते हैं और ईमेल्स पढ़ते हैं। तो इतने से लोगों, अगर हम लेट सपोज 100 लोगों को भेजते हैं तो 30 लोग, उसमें से 30 लोगों ने खोला, 30 लोगों में से हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि शायद एक या शायद कोई एक बाय करे जिसका इंटरेस्ट बन रहा होगा वो भी। तो उसकी कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है, यानी कि हर 100 में से तकरीबन शायद की बात है कोई एक या दो बंदे बहुत मुश्किल से बाय करेंगे। तो ईमेल न्यूज़लेटर का वो है। व्हाट्सएप जो ब्रॉडकास्ट वगैरह या व्हाट्सएप किसी भी तरीके से आप उन्हें कांटेक्ट कर रहे होते हैं ऑन देयर कांटेक्ट नंबर, तो वो लोग पर्सनल स्पेस के अंदर डिस्टर्ब होना नहीं चाहते हैं। आप वो लोग किस कोई काम कर रहे हैं और उनको एक रैंडमली अचानक से मैसेज आ जाए कि ये चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खरीद लो, तो वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे, उस चीज़ को वो प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसलिए हम इन मेथड्स को चूज नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, लास्ट रह गया यूट्यूब, और सेकंड लास्ट रह गया यूट्यूब और उसके बाद वेबसाइट। यूट्यूब के ऊपर आप कोई अगर कंटेंट डालते हैं, जिस तरह के लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हाउ टू सेट अप अ होस्टिंग वेबसाइट, तो ये मैंने कंटेंट वीडियो बनाई, कंटेंट वीडियो बना के मैंने इसके साथ होस्टिंगर को लिंक करके एफिलिएट कर दिया कि जो भी अगर देखना देखता है मेरी वीडियो के कैसे वो होस्टिंग बाय करके उसके ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकता है, वो नीचे मेरे लिंक, वो देखने के बाद नीचे मेरे लिंक को क्लिक करता है, जाता है होस्टिंगर से वेबसाइट बाय करता है। तो वहां पे एफिलिएट अगर मैंने लिंक लगाया हुआ है अपना, तो वो वेबसाइट बाय करने पे जो जितना वो पे करेगा उसकी एक सर्टेन अमाउंट वो होस्टिंगर मुझे पे कर देगा। अब ये मेरी एफिलिएट हो गई। अब लेट सपोज जो हाउ टू कंटेंट था ये एक एवरग्रीन कंटेंट और ये हमेशा ऊपर वहां पे रहता है, यूट्यूब पे रहता है, लोग हमेशा इस चीज के लिए सर्च करते रहते हैं। लेकिन एक मसला ये है कि वीडियो क्रिएशन थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। वीडियो हर कोई क्रिएट नहीं कर सकता, हर किसी का इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता कि वो वीडियो एडिटिंग में जा सके और वीडियोस भी बना के उनको फिर उसके बाद एसईओ करे उसकी। तो वो काफी साउंड और टेक्निकल नॉलेज होना उसके लिए जरूरी होता है। लेकिन यूट्यूब भी एक अच्छा तरीके मेथड है, अगर आप इस हर्डल को ओवरकम कर लेते हैं किसी तरीके से, तो यूट्यूब भी एक अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग का सोर्स हो सकता है आपके लिए, आपका चैनल। फिर आपकी लास्ट चीज जो रहती है वेबसाइट, जिसको मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस टाइम पे और हम यूज करने वाले हैं। कि वेबसाइट जिस तरह हमने उस दिन लास्ट टाइम देखा था, एक वेबसाइट जिसके बाद ऊपर काफी सारे पेजेस थे, उसमें से सिर्फ एक पेज 2021 में बना हुआ था जो कि वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक खींच के ला रहा था। उसने वो पेज आज से 2 साल पहले बनाया, लेकिन वो अभी तक उसको ट्रैफिक ला के दे रहा है और वो भी 4.1 मिलियन। अच्छे टाइम में वो 16 मिलियन के करीब लेके आ रहा था, लेकिन अभी वो 4.1 मिलियन की ट्रैफिक ला रहा है। तो ये बुरा नहीं है, बहुत बहुत अच्छा नंबर है अभी तक कि वो इतनी सारी ट्रैफिक उसको पर मंथ की ला के देता है। और इसके अलावा वो डेली कुछ ना कुछ पेजेस हर वीक के या डेली के ऐड करता रहता होगा, वो पेजेस भी उसको काफी सारी ट्रैफिक ला के दे रहे होंगे। तो वेबसाइट इज लाइक, शुरू में आपको थोड़ी सी हैसल करनी पड़ती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर काम वगैरह आसान होता चला जाता है। तो ये हो गया हमारे कॉमन वेज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अब आते हैं एसईओ की तरफ। के वेबसाइट के ऊपर हम लोग क्योंकि डिस्कस करने लगे, तो हम वहां पे ट्रैफिक कहाँ से लाएंगे? हम वहां पे ट्रैफिक लाएंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। अब जिस तरह हमने उस दिन डिस्कस किया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कि कोई भी इंजन, कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे आप जाके कोई चीज सर्च करते हैं, कोई क्वेरी सर्च करते हैं, कोई कीवर्ड पुट इन करते हैं और वहां पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो सर्च इंजन कहलाते हैं। अब सर्च इंजन की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके अगेंस्ट वो आपको कहता है कि आपने रैंकिंग हम आपको करेंगे, हम आपको एक नंबर जो एक प्लेस अलॉट करेंगे वो एक स्पेसिफिक नंबर के अगेंस्ट अलॉट करेंगे। कुछ क्राइटेरिया होगा, अगर आप वो फुलफिल कर रहे होंगे तो हम वहां पे आपको रैंक कर रहे होंगे। उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, उस मेथड को, कि कैसे हम लोग अपनी ट्रैफिक को कैसे हम फर्स्ट स्पॉट या सेकंड स्पॉट या थर्ड स्पॉट पे आ रहे होंगे या फर्स्ट पेज पे आ रहे होंगे। तो नॉर्मल डेली बेसिस पे क्या हम एसईओ यूज करते हैं, या हम कभी एसईओ के विक्टिम होते हैं? तो हाँ जी हाँ, डेली होते हैं। डेली ऑलमोस्ट हम लोग या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होंगे, या हम लोग जो है गूगल सर्च इंजन खोल के देखते हैं, या हम फेसबुक में कोई चीज सर्च करेंगे, या इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे, या फिर हम लिंक्डइन पे सर्च करेंगे, या किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई चीज हम डेली बेसिस पे सर्च कर रहे होते हैं।
जितनी भी जगहों पे आप खुद कुछ टाइप करते हैं और सर्च करते हैं और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वहां पे एसईओ हो रही होती है, उनके टॉप पे आने वाले रिजल्ट्स की एसईओ हुई हुई होती है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप फेसबुक खोल लें, आप इंस्टा वो लिंक्डइन खोल लें, जो प्रोफेशनल हमारे काउंट किए जाते हैं प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे आप अगर किसी को कोई नाम कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कुछ टाइम पहले जिस टाइम पे मैं एसईओ सीख रहा था, उस टाइम पे मैंने अपनी फेसबुक और अपनी लिंक्डइन की एसईओ की थी। आप अगर फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर सर्च करेंगे और सलाम सर्वर लिखेंगे विद करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको मेरा नाम हमेशा टॉप पे मिलेगा, आपको मेरी प्रोफाइल टॉप पे मिलेगी। ये वहाँ की एसईओ हुई हुई है, क्योंकि मैं उन दो प्लेटफॉर्म्स की एसईओ उस टाइम पे सीख रहा था। आप इसको एग्जांपल चेक कर सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को चेक कर सकते हैं, उनके रैंकिंग पैरामीटर्स उन प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट हैं, गूगल के डिफरेंट हैं, इसलिए आपको डिफरेंट जगहों पे टेस्टिंग्स करनी पड़ती हैं और आपको एसईओ के रिजल्ट्स मिलते हैं, और फिर उनके बेसिस पे आप अपने पास कंक्लूजन ड्राइव करते हैं और स्टैंडर्ड लॉज सेट कर लेते हैं कि दिस इज द मेथड कि हम एसईओ करके ट्रैफिक गेन कर सकते हैं अपने पास। फिर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि जरूर किसी के माइंड में आ सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ और एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि जहाँ पे हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं, लिखते हैं, और वहां पे हमारे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा होता है, उसकी अपनी जो एल्गोरिथम होता है उसके अपने रैंकिंग पैरामीटर्स को देखते हुए। सर्च इंजन मार्केटिंग ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि हमारे पास एड्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। जिस तरह कि अगर हम google.com यहाँ पे खोलते हैं अपने पास, और यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट डॉग नेल क्लिपर्स, ठीक है। अगर हम बेस्ट डॉग नेल क्लिपर्स लिख रहे हैं तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, ये एसईओ के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इस पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लगी हुई है, सारे के सारे सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन से ऑर्गेनिकली मेरे पास टॉप पे आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ रेंटल्स, तो मेरे पास ये जो टॉप पे आ रहा है स्पॉन्सर्ड जिसके पीछे लिखा हुआ होगा, वो मेरे पास सर्च इंजन मार्केटिंग होगी, यानी कि इसने टॉप पे फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए पे किया हुआ है गूगल को। इसको सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि गूगल एड्स वगैरह, इस पे स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर मैं नाम लूँ तो गूगल पीपीसी हुई हुई है, जो कि इसको टॉप प्लेस दे रहा है। फिर हम कंटिन्यू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। यहाँ से वो फैक्टर्स है जहाँ पे मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिवली होके सुनना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ से हम एसईओ में प्रॉपरली इंडल्ज करने वाले हैं। और कुछ की इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह कंटेंट रिलेटेड जो हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे पास वो चीजें होती हैं जो कि वो वर्ड्स होते हैं, वो मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो हम किसी भी सर्च इंजन पे टाइप करते हैं और डिजायर करते हैं कि कोई चीज हमारे सामने आ रही हो, ठीक है। उसे कीवर्ड कहते हैं। फिर कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी होता है कि आपके सामने आने वाले रिजल्ट में वो कीवर्ड टोटल में से कितनी दफा अपीयर हुआ है। लेट्स सपोज आपके सामने एक रिजल्ट आया, जिस तरह के हम यहाँ पे सर्च करते हैं अपने पास, यहीं पे पहले हमने खोला था, वहीं पे देख लेते हैं। तो मैंने सर्च किया था बेस्ट डॉग नेल क्लिपर्स, ठीक है। और पहला आने वाला रिजल्ट है, उसको मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ वी। अब जो एग्जैक्ट मेरा कीवर्ड है बेस्ट डॉग नेल क्लिपर्स, वो मेरे पास सिर्फ एक दफा आया हुआ है, वो भी हेडिंग के अंदर। और मेरे पास टोटल की जो लेंथ है वो काफी सारी है। तो अब इसने कई सारी वेरिएशंस में इस कीवर्ड को यूज किया होगा। वेरिएशंस क्या होती हैं हम वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, बट अभी कीवर्ड डेंसिटी पे अगर देखें तो एक दफा वो टोटल कीवर्ड आ रहा है, जबकि इसकी टोटल लेंथ मेरे पास है कंट्रोल सी वर्ड नेट, मेरे पास 27,000 वर्ड्स है टोटल। और उसमें से एक दफा मेरा कीवर्ड जो है, जिस कीवर्ड को मैंने सर्च किया, बेस्ट डॉग नेल क्लिपर्स, वो सिर्फ एक दफा आ रहा है। तो 1/2700 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ जाएगा 1/27, ऑलमोस्ट 0.04%, जो कि इतने कीवर्ड डेंसिटी है, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास हो गया इज इक्वल्स टू कीवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल keywords
मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी आ गई उसकी टोटल। फिर हमारे पास आता है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट हमारे पास वो वाला वर्ड होता है जहां से हम किसी एक पेज से किसी दूसरे पेज को लिंक कर रहे होते हैं। जिस तरह के अगर हम देखें, बाय एना मेहुरादा उसका जो नाम है, वहां से उसने एक लिंक दिया हुआ है अपनी प्रोफाइल को। फिर उसने सारा स्कॉट को एक लिंक दिया हुआ है, और रिव्यूड बाय जिसकब ने भी एक लिंक दिया हुआ है। अब ये तीनों कीवर्ड्स जो है हमारे पास, ये एंकर टेक्स्ट हैं। यानी कि वो प्लेसेस, वो जगह, वो कीवर्ड्स, वो चीजें, कॉम्बिनेशंस या कुछ भी जहां से हम लोग एक लिंक दे रहे हो और किसी और जगह पे हम लिंक लेके जा रहे हो, ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह पे हम डाइवर्ट कर रहे हो, उसे कहते हैं हम एंकर टेक्स्ट। ठीक है, जिस तरह की अगर हम यहाँ देखें तो ये एक एंकर टेक्स्ट है। नॉर्मली जब भी हम एंकर टेक्स्ट देखेंगे तो एंकर टेक्स्ट इधर हाईलाइट हुआ हुआ होगा, या अंडरलाइन हुआ हुआ होगा, या बोल्ड हुआ हुआ होगा, किसी तरीके से उसमें डिस्टिंक्शन होगी और शो हो रहा होगा कि वो एक बैकलिंक लगा हुआ है, वो एक लिंक लगा हुआ है एक पेज से दूसरे पेज पे। अब किसी भी आपको ये बहुत सी जगहों पे देखने को मिल जाएगा। फिर होता है हमारे पास ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि लेट्स सपोज जिस तरह की एक इमेज है, और इस इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज लिखी गई है, ठीक है, और जो गूगल को बता रही है कि ये इमेज इस बारे में है, उसको ऑल टेक्स्ट कहते हैं। अगर लेट्स सपोज हमने किसी चीज का ऑल टेक्स्ट देखना हो तो हम उसे इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट उस इमेज के सेक्शन पे जाएंगे। ये रही इमेज, और मेरी इमेज के साथ इसने ऑल टैग कहीं पे कोई ना कोई लगाया हुआ हो। नॉर्मली ये एक ऑल टैग के अंदर आता होता है, तो ये नहीं कि अगर सिंपल एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे इसने भी ये यूज नहीं किया हुआ, बट अगर मैं सिंपल एक्सप्लेन करूँ तो कोई एक ऐसा टेक्स्ट जो कि गूगल को बताने के लिए यूज किया जाता है कि ये इमेज किस बारे में है, ठीक है, उसे कहते हैं ऑल टैग, ऑल टेक्स्ट, जो कि किसी इमेज को एक्सप्लेन करता है। स्टार्ट में ये यूज किया जाता था जब विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को कोई चीज दिखानी भी होती थी। यानी कि अगर लेट सपोज कोई बंदा जो कि देख नहीं सकता, उसके पास ये पेज आता है और वो पेज को गूगल से रीड आउट करवा रहा है, तो गूगल रीड आउट करते करते यहाँ पे उसको बताएगा एन इमेज अबाउट दिस, ये प्रोडक्ट है डॉग नेल क्लिपर बीइंग यूज्ड ऑन अ डॉग, जो जो उसने ऑल टैग लिखा हुआ होगा, ये वो ऑल टैग उसको पढ़ के सुनाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी एक रैंकिंग पैरामीटर डाल दिया गया कि जब बहुत ज्यादा लोग इस तरह से यूज कर रहे थे और जिनके पास था ये फैक्टर के वो ऑल टैग ऐड करते थे, उनको टॉप पे रैंक किया जा रहा था, जिनके पास नहीं था उसको नहीं रैंक किया जा रहा था। तो ये हमारे पास ऑल टेक्स्ट वहां पे यूज हो रहा होता है इमेज का। फिर लिंक रिलेटेड कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले ये बैकलिंक। अब बैकलिंक होता है कि लेट सपोज मैं कोई एक लिंक यहाँ से देखता हूँ, ये जो मेरे पास लर्न मोर लगा हुआ है, ये मुझे किसी एक पेज पे लेके जा रहा है। एना मेहरुदा मुझे किसी और पेज पे लेके जा रहा है। द स्प्रूस पेट्स, इसने अपने बारे में पूरी की पूरी जो है अपनी कॉमर्स गाइडलाइंस और मिशंस वगैरह लिखी हुई है, तो ये विद इन द वेबसाइट है। ध्यान रखने वाली चीज है कि ये विद इन द वेबसाइट है, ठीक है, ये एक बैकलिंक नहीं है। फिर एक और जो हमने चेक किया था, ये भी एक विद इन द वेबसाइट है, तो ये भी बैकलिंक नहीं है। लिंक की एक ऐसी टाइप जो कि मुझे किसी और वेबसाइट पे लेके जाए, जिस तरह के मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने से ये मुझे अमेज़न पे ले गया। इस तरह के लिंक को हम लोग बैकलिंक कहते हैं। यानी कि जो एक सेम एक वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे लेके जाए, उसको हम लोग बैकलिंक कहेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास बैकलिंक होती है। दूसरी टाइप होती है हमारे पास जो कि एक लिंक को क्लिक करने से सेम वेबसाइट के किसी और पेज पे ले जाए, उसे हम इंटरलिंकिंग कहते हैं, कि वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में उसने लिंक किया हुआ है। ये हमारे पास होगी इंटरलिंकिंग और बैकलिंकिंग। फिर हमारे पास बैकलिंक्स की दो टाइप्स होती हैं। जिस तरह के मेरे पास ये बैकलिंक है, ये दो टाइप्स में आएगा। एक होगा डू फॉलो, एक होगा नो फॉलो। डू फॉलो टाइप ऑफ लिंक वो होता है जिसमें जो लेट सपोज अगर कोई एक आप किसी बंदे को रेफर कर रहे हैं, बैकलिंक के पहले एग्जांपल देता हूँ। बैकलिंक आप बिल्कुल ऐसे ही कंसिडर कर लें जिस तरह कि आपके पास कोई बंदा आता है और आके आपसे पूछता है यार वो फला बंदा कैसा है, तो आप उसे बताते हैं कि यार हाँ वो बहुत बंदा बहुत अच्छा है, और वो बहुत अच्छा काम करेगा, जहां तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। तो ये हमारे पास हो गया बैकलिंक। और अब बैकलिंक्स की जो दो टाइप्स होती हैं, एक डू फॉलो एक नो फॉलो।
डू फॉलो में होता है कि अब अगर बताने वाला बंदा ये भी बता दे साथ में, यार वो बंदा इतना अच्छा है कि अगर वो कोई काम करेगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आप उसकी जगह पे उसको कहते हैं कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ, फिर वो हो जाएगा हमारे पास डू फॉलो। लेकिन अगर वो कहता है यार वो बंदा तो बहुत अच्छा है बट उसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता, तो वो हो गया नो फॉलो। यानी कि जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी किसी को पास कर रहे होंगे, वो हो जाएगा डू फॉलो। जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी किसी को पास नहीं कर रहे होंगे, बस ये बता रहे होंगे कि उसे रिकॉग्निशन दे रहे होंगे कि वो बंदा ठीक है, वो वेबसाइट ठीक है, वो वेब पेज ठीक है, वो हो गया नो फॉलो। अब डू फॉलो नो फॉलो लगाते कैसे हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता जब टेक्निकल एसईओ वाली साइड पे आएंगे तब पढ़ेंगे। कैनोनिकल यूआरएल। कैनोनिकल यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है, हर पेज को एक स्पेसिफिक यूआरएल से आइडेंटिफाई किया जाता है। और जिस तरह के इस पेज का ये आइडेंटिफाई यूआरएल है। अब लेट सपोज कि बिल्कुल इसी से मिलता जुलता उस किसी ने एक और पेज बनाया हुआ है, जिसपे ऑलमोस्ट सेम का सेम कंटेंट पड़ा हुआ है। इसी ने द स्प्रूस पेट्स ने एक और पेज बनाया जिसके ऊपर बिल्कुल सेम नॉलेज पड़ा हुआ है, सेम कंटेंट पड़ा हुआ है। अब उसमें से गूगल को ये जरूर बताना होगा इसने कि एक पेज मास्टर है, एक पेज स्लेव है। जिस पेज को ये मास्टर सेट करेगा, उसके ऊपर ये लिंक काइंडली माइक्स अपने अगर म्यूट रख लें बेहतर हो जाए। ठीक है। तो जिस पेज को वो मास्टर पेज डिक्लेयर करेगा, उसको कैनोनिकल यूआरएल कहते हैं। और कैनोनिकल यूआरएल कैसे लगाते हैं, ये भी हम टेक्निकल एसईओ के अंदर आगे पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए लिखना जरूरी था। इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं? अ, ये माइक किसका ऑन है? ओके। काइंडली माइक्स म्यूट रखिएगा अपने। ओके। इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं? इनबाउंड लिंक्स इंटरलिंकिंग का दूसरा नाम है। जिस तरह कि हमारे पास इस वेबसाइट से एक और वेबसाइट है, सॉरी, अगर लेट सपोज किसी वेबसाइट से किसी अदर वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे, piece of paper can decide your future. अब लेट सपोज amazon.com के ऊपर एक लिंक आ रहा है इस वेबसाइट से। वो लिंक वो लिंक amazon के लिए इनबाउंड लिंक होगा, ठीक है। किसी और वेबसाइट से अगर हमारी वेबसाइट पे एक लिंक आ रहा होगा, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही होगी, तो उसे कहते हैं इनबाउंड लिंक। ठीक हो गया। और अगर हमारी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को कोई लिंक जा रहा होगा, तो वो बैकलिंक या आउटबाउंड लिंक होगा, ठीक है। जिस तरह के यहाँ से ये एक लिंक Amazon पे लेकर जा रहा है, ये हमारे पास आउटबाउंड लिंक होगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है साइट मैप। हर वेबसाइट के ऊपर एक ना एक पेज ऐसा होता है जहाँ पे उसने अपने वेबसाइट के सारे पेजेस को लिस्ट डाउन किया हुआ होता है, जिसको हम लोग साइट मैप कहते हैं। जिस तरह के जो भी वेबसाइट .com/sitemap.xml। अब इस पेज के ऊपर होता क्या है, इस पेज के ऊपर सारे के सारे वेबसाइट के पेजेस उसने लिस्ट डाउन किए हुए होते हैं। और इसने अपने वेबसाइट के पेजेस लिस्ट डाउन किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस मेथड से। लास्ट मोड अगर हम कोई और वेबसाइट देख लेते हैं जहाँ पे ओपन लिंकिंग की हुई हुई हो उसने, साइट मैप .xml, यानी कि ये वो ट्री हो सकता है जहाँ पे उसने अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस को लिस्ट डाउन किया हुआ हो सकता है। ठीक है। जिस तरह की ये ऑटो जनरेटेड एक साइट मैप था, इसमें सब के सब हैं। इसने 3 साइट मैप्स अपलोड किए हुए हैं। एक उसकी पोस्ट का है, ये आप गौर से देख लें। एक उसकी पोस्ट का है, एक उसके पेज साइट मैप है, एक उसका पेज साइट मैप 2 है। अब एक मैंने ओपन किया उसमें से, इस पेज के ऊपर आने वाला जितना भी डाटा है ये वो बताता है कि इस वेबसाइट पे कितने टोटल हमारे पास पेजेस हैं। ठीक है। ये सारे के सारे पेजेस उसने यहाँ लिस्ट किए हुए होते हैं। होता क्या है कि हमने गूगल को बताना होता है कि हमारी वेबसाइट पे ये पेज है जिसको हम चाहते हैं कि आप आए, वेब गूगल का बॉट आए, आके उसको अपने पास रीड करे डाटा और रीड करके सेव कर ले, ताकि जब कोई सर्च करे तो उसको वहां से डाटा हमारे वेब पेज से फेच करके दिखाया जा सके। तो इस ये पेज इसलिए जरूरी होता होता है। ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं।
फिर हमारे पास है अथॉरिटी स्कोर या डोमेन अथॉरिटी। अथॉरिटी स्कोर या डोमेन अथॉरिटी हमारे पास वो नंबर होता है, वो कंपैरेटिव नंबर होता है जो डिफरेंट टूल्स वगैरह एक पेज को, एक वेबसाइट को अलॉट करते हैं, कंसिडरिंग कि वो वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है। कल हम लोगों ने एसईओ, परसों हम लोगों ने एसईओ क्विक इंस्टॉल की थी। एसईओ क्विक को समरज से कनेक्ट किया था, जिससे हमें पता चलता था किसी वेबसाइट की अथॉरिटी स्कोर कितना है। तो इस वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर 71 है, इस वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर 97 है, इसका 100 है, इसका 83 है, और इसका 81 है। तो हमारे पास हर वेबसाइट को एक नंबर दिया जाता है जिसको हम अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, अथॉरिटी स्कोर कहते हैं। फिर हमारे पास है बॉट्स। बॉट्स हमारे पास छोटे छोटे वो एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि डिफरेंट कामों के लिए यूज किए जाते हैं। जिस तरह अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले नाम लिया था जब साइट में आप एक्सप्लेन कर रहा था कि गूगल का बॉट, हम उसको बताते हैं कि वो आए और आके हमारे वेबसाइट पेज के ऊपर क्रॉल कर ले। क्रॉल करने से क्या होता है कि वो वेबसाइट पेज पे आता है। लेट सपोज कि जिस तरह मेरा ये पेज था, इसको मैंने गूगल पे को क्रॉलिंग के लिए दिया। वो करेगा क्या, वो आएगा, वो आके पढ़ना शुरू करेगा। अच्छा, ये हेडिंग है इसकी, ये टाइटल है, ये इमेज है, ये इमेज के अंदर ये है, इन आर्टिकल इसने ये लिखा हुआ है। वो सारे डाटा को अपने पास सेव कर लेगा। अब सेव कर लेने के बाद वो इस डाटा को जब भी कुछ सर्च करेगा, तो सर्च करने के बाद उसको डाटा में से बनने वाले कीवर्ड्स प्रेजेंट करके दिखाएगा कि ये है, माइट बी पॉसिबल आप इसमें इंटरेस्टेड हो, माइट बी पॉसिबल आप इसमें इंटरेस्टेड हो। वो डिफरेंट चीजें, फैक्टर्स को मिलाने के बाद पोजिशनिंग देगा, और पोजिशनिंग के बाद उनको एक सबके सामने शो कर देगा जब भी कोई वो कीवर्ड सर्च करेगा। फिर हमारे पास है टाइटल टैग। टाइटल टैग होता है हमारे पास ये वाला टाइटल, जो कि गूगल के एंड पे शो हो रहा होता है। ठीक है, जब भी कोई सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आता है और सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे उसको नजर आने वाली चीज हमारा टाइटल टैग होती है। फिर हमारी है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन ये वाला टेक्स्ट होता है जो कि टाइटल के नीचे यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर होती है हमारे पास हेडिंग्स। अच्छा, हम हेडिंग्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास सबसे पहली हेडिंग है जिसको हम टाइटल कहते हैं या H1 कहेंगे। फिर ये मेरे पास अगली हेडिंग है जिसको हम H2 कहेंगे। और हेडिंग्स हमारे पास H6 तक होती हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, H6 सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि अगर H1 है, ये H1, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। ये रहा, हमारे पास H1 हमेशा एक ही होगी और H2 मल्टीपल होगी। अब ये है कि एक टॉपिक के अंदर 5 डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं ये जिनको डिस्कस कर रहे हैं। H2 के अंदर H3 आती है, जिसमें इस एक टॉपिक के अंदर फिर आगे सब टॉपिक्स होते हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। यानी कि ये अपना पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है कि आप सबसे पहले एक मेन टॉपिक पकड़े, मेन टॉपिक के नीचे डिफरेंट उसके सब टॉपिक्स, हर सब टॉपिक के नीचे अलग-अलग डिफरेंट सब टॉपिक्स, और उनको कंटिन्यू करते चले जाएं। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी हायरार्की बता रहा होता है कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट चीज है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज सर, सर उस दिन भी बताया था, फिर एक दफा बता देते हैं कि जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं गूगल सर्च के अंदर, कोई चीज सर्च की और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स आए, तो इस रिजल्ट पेज को सर्प कहते हैं, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये हमारे पास सर्प हो गया। उस दिन भी बताया था लेकिन एक दफा फिर बता देता हूँ। ये हमारे पास गूगल इंस्टेंट होता है कि इस मोमेंट में, इस टाइम के आसपास लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड, इसे गूगल इंस्टेंट कहा जाता है। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है हालांकि। गूगल इंस्टेंट। इंडेक्सिंग और नो इंडेक्सिंग। अब जब हम बात कर रहे थे क्रॉलिंग की, कि वो क्रॉलिंग करके डाटा अपने पास सेव कर लेता है, तो उस स्टेप को कहते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, गूगल का बॉट आया, गूगल के बॉट ने आके क्रॉल कर लिया, इसका मतलब हुआ कि गूगल ने आके अपना हमारा डाटा अपने पास सेव कर लिया। और नो क्रॉलिंग, कि वो गूगल का बॉट जो हमारे पास आया वो आके सेव नहीं कर सका, वो आके सिर्फ वहां पे आया, उसने डाटा देखा, देखने के बाद उसने सेव नहीं किया या आया ही नहीं सिरे से। ठीक है, तो उसे क्रॉलिंग या नो क्रॉलिंग कहते हैं हम। या फिर इंडेक्सिंग या नो इंडेक्सिंग कहते हैं कि उसने अपने पास सेव कर लिया और उसके बाद रिजल्ट को शो करना शुरू कर दिया, वो इंडेक्सिंग। अपने पास उसने सेव कर लिया बट उसने शो नहीं किया, उसने नो इंडेक्सिंग कहेंगे। तो ये छोटा सा इनका आपस में डिफरेंस था। फिर हम वापस आते हैं इस पे, वाई चूज एसईओ, कि हम सिर्फ एसईओ को ही क्यों चूज करें, हम किसी और चीज को क्यों ना यूज करें अपने पास।
एसईओ जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि वो किसी ने 2021 के अंदर अपनी एक वेबसाइट बनाई, एक पेज बनाया था जिसके ऊपर आज तक उसके पास ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, वो पेज जब उसने 2021 में एक दफा मेहनत की और वो आज तक उसको रिजल्ट्स ला ला के दे रहे हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वो सारी उम्र एक दफा उसने बनाया, उसके ऊपर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर रहा है, लेकिन उसके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं और वो उनके ऊपर गेन करता चला जा रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। इसलिए हम एक एसईओ को चूज करते हैं। फिर अगर हम एसईओ के साथ डिफरेंट पेजेस और कंबाइन करते चले जा रहे हैं, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। हमारे पास हमने एक पेज बनाया, दूसरा पेज बनाया, तीसरा पेज बनाया, इंफॉर्मेशन फिलअप करते गए और करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारे पास उस टॉपिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, किसी को भी चाहिए होती है, तो फिर हर एक बंदे को गूगल हमारे पास रेफर कर रहा होता है कि हमारी वेबसाइट टॉप पे आ रही होती है, कि हमारे पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है उस चीज से रिलेटेड। तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे होते हैं हम लोग। तो अगर आज आपकी एसईओ के ऊपर मैं अगर इसको किसी ओके हम लोग गूगल सर्च कंसोल। अब सर्च कंसोल हमारे पास एक ऐसी चीज होती है गूगल पे जो कि हमें बता रही होती है कि हमारी वेबसाइट पे आने वाली ट्रैफिक कितनी है, उसकी वेबसाइट के एनालिटिक्स क्या हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके जिनसे हमारे पास ट्रैफिक आ रही है। तो अगर हम ये देखें तो ये मुझे बता रहा है कि लास्ट 26 से लेके अभी तक मेरे पास जो ट्रैफिक आई है वो तकरीबन 24,000 के करीब ट्रैफिक है जो मेरी वेबसाइट पे आई हुई है। ठीक है। अच्छा, मैं गूगल सर्च कंसोल खोला क्यों था? हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाने के लिए। अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ तक मेरे पास जो लाइन है वो ऑलमोस्ट बराबर 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 चलती आ रही है। यहाँ से आने के बाद मेरे पास जो ट्रैफिक है वो खुद ब खुद ग्रो करने लग पड़ी है। हालांकि मेरा काम उतना ही था जितना मैं पहले कर रहा था, डेली का तकरीबन आधा घंटा से 45 मिनट तक का काम था जो मैं कर रहा था, और ये ग्रो करता चला जा रहा है और वो खुद ब खुद ही ग्रो करी जा रहा है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास इस दिन में आए थे, 10 जुलाई को आए थे मेरे पास 307 विजिटर्स। लेकिन अगर मैं आज देखूं 18 सितंबर को, तो मेरे पास 501 विजिटर्स आए थे मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कि वो खुद ब खुद ही ग्रो करी जाएगा, हालांकि मैं सेम इनपुट डाल रहा हूँ उसके ऊपर। फिर है मोस्ट ट्रस्टेड। लेट सपोज आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं और आपके पास टॉप रिजल्ट आता है, तो आप बहुत लाइकली होते हैं कि ऑर्गेनिक रिजल्ट है, बहुत लाइकली होते हैं कि आप उस रिजल्ट को सब एक्यूरेटली मान लेंगे। आप उसके बाद कोई सेकंड चीज सर्च नहीं करेंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट 86-87% लोग होते हैं जो कि एक दफा आ रिजल्ट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं, दूसरी चीज चेक नहीं करते। तो ये बहुत ट्रस्टेड सोर्स ऑफ फैक्टर है। लेट सपोज आपकी वेबसाइट है, अगर वो इस कीवर्ड पे रैंक्ड है, बेस्ट डॉग नेल क्लिपर्स पे, और हम ओपन करते हैं तो हमारे पास द स्प्रूस पेट्स आते हैं। और द स्प्रूस पेट्स में मैं देखता हूँ और मुझे पता चलता है अच्छा यार इसने कहा है सबसे बेहतरीन ये वाला है, इसको इसने दिया हुआ है, बेस्ट ओवरऑल दिया हुआ है। मैं बेस्ट ओवरऑल वाला खोल लेता हूँ, यहाँ आता हूँ तो मैं मोस्ट लाइकली हूँ कि मैं ये चीज़ बाय कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पहले माइंड बना हुआ था इसलिए मैंने वो सर्च किया, ऊपर से वो मुझे टॉप पे मिला, फिर उसने मुझे रेटिंग करके दे दी कि ये सबसे अच्छा है। मैं आया और आके मैंने बाय कर ली ये चीज़। तो मेरे जो कन्वर्जन रेट्स होंगे एसईओ के थ्रू, वो बहुत अच्छे कन्वर्जन रेट्स होंगे, मतलब मुझे हर 100 में से ज्यादा लोग कन्वर्ट करेंगे, जो कि ईमेल मार्केटिंग के टाइम पे मैंने क्या बताया था, ऑलमोस्ट 1 to 2% होंगे। यहाँ पे अप टिल 17 to 18% लोग होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास एसईओ से बेहतर रिजल्ट्स आते हैं इसमें। फिर एक और बात कि इसमें मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है काफी। जिस तरह मैंने कल बताया, थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ मैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ मैं काम सोशल मीडिया वगैरह पे, तो वो वेबसाइट या बहुत ज्यादा वो पेजेस, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बहुत मेंटेनेंस मांगते हैं। वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं रैंक करने में, और वो थोड़े से टाइम के लिए रैंक होते हैं और ज्यादा देर वहां पे ठहरते नहीं है। लेकिन इनपुट बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं और कांस्टेंट बेसिस पे इनपुट डिमांड करी जाते हैं, रादर देन कि वो किसी जगह पे स्टॉप करें। वो हमेशा उसमें बहुत ज्यादा डिमांड चाहिए होती है उन्हें, जब भी नया कंटेंट चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा डिमांडी हो जाते हैं। तो हमारी वेबसाइट्स लो मेंटेनेंस कॉस्ट पे होंगी और ये बहुत कम खर्चे के ऊपर वेबसाइट चल रही हुआ करेंगी हमारी, इसलिए भी हम इसको चूज कर रहे होंगे अपने पास। फिर आते हैं कि नीश और कैटेगरी। सबसे पहले तो नीश या कैटेगरी होता क्या है हमारे पास? जिस तरह की हमने उस दिन एग्जांपल में देखा था, बेस्ट गेमिंग पीसी देखा था हमने, आज हमने देखा कि डॉग नेल क्लिपर्स में आ गए हैं। तो ये रैंडमली हम चूज नहीं कर लेते कि हम किस नीश के अंदर काम करेंगे या हम किस कैटेगरी के अंदर काम करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड डिफाइन किया हुआ है, एक क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, जिससे हम ढूंढते हैं कि अच्छा पॉसिबल निशेज या कैटेगरीज हैं कौन कौन सी जिसमें हम काम कर सकते हैं। फिर एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू हम लोग उस वेबसाइट को बिल्डअप करेंगे, और बिल्डअप करने के बाद उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आएंगे। अब यहाँ तक टोटल ओवर जो हमारा था इंट्रोडक्शन ओवरऑल वो हो गया कंप्लीट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछे, नहीं तो हम इसको यहाँ पे आज के लिए एंड कर रहे हैं। ओह, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अभी। अच्छा, यानी ये कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम एक आर्टिकल में? अ, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जब जो चीज़ अभी तक हमने पढ़ी नहीं है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट द आंसर इज कि 1 till 3% इज गुड इनफ। 3% भी बहुत ज़्यादा है, बट 1% इज 1 to 2% इज गुड इनफ। और कोई? चलिए ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ।